LLB सेकेंड सेमेस्टर तथा BA LLB 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के विषय लॉ ऑफ एविडेंस में सेक्शन अगर जोड़ा जाए तो 134 एक ऐसा चैप्टर है जिसके साथ 134 है। नेक्स्ट 135 जैसे ही आएगा चैप्टर बदल जाएगा और फिर वो चलेगा 153-54 तक 56 तक जाएगा। एविडेंस किसी के कहने से सुनने से नहीं आती, स्वतः आती है। ला सब लोग पास हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं। कोर्ट में दलील देने के लिए कोई बेहतर तरीके से देता है जिसको एविडेंस का नॉलेज होता है। कुछ लोग हैं खाना पूर्ति करते हैं। आप अच्छे बन सको, योग्य आदमी वही है जिसके पास ज्ञान है। दूसरी चीज़ की यह लेक्चर उस समय के लिए है जब हम आपको क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे। कुछ कमियां प्रयास में है कि आपको एक ऐसी ऊर्जा मिले कि आप किताब उठा लें, और जब किताब उठाएंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें उसमें आप अपनी जोड़ लेंगे, कुछ मेरी रहेगी, पूरा हो जाएगा। कमियां ऐसी नहीं है, कमियां बस सामने आमने हम आप नहीं। खैर जैसी परिस्थितियां हैं उसमें क्या अच्छा हो सकता है इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। एक दायित्व बोध है। एक एविडेंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है। अब तक तो कठिन कठिन पार्ट थे वो निकल गए, ये पार्ट आसान है। इस पार्ट के साथ न्याय ये करना है कि कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है, परीक्षाएं कितने प्रकार की, विवेचना कीजिए। दूसरा है सील का साक्ष्य। सील किसे कहते हैं? सील का साक्ष्य से संबंधित न्यायालयी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है कि अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर एविडेंस न्यायालय में पूर्वतन लेखबद्ध या लेखबद्ध, एक ही लाइन में कहिए लेखबद्ध कथनों के बारे में विवेचना करिए। एक प्रश्न घुमा के पूछ लेते हैं कि क्या अपने ही पक्षकार की स्वतः कोई क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है? एक है पक्षद्रोही साक्षी। यही 4 प्रश्न हैं जो घूम टहल के 135 से 156-57 के बीच में बनते हैं। इनके साथ ईमानदारी से बताएं तो ये होता है कि जब 134 आप शुरू करते हैं तो जितना हो सके जल्दी आप 156-57 तक पहुंच जाइए, तो एक लगता है कि कंप्लीट हो गया। नहीं तो बारी बारी से वो रिदम टूट जाता है, फिर सीरीज पढ़नी पड़ती है कि पहला प्रश्न क्या था, पहला लेक्चर क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। आज पहला है। 134 कहता है कि न्यायालय के सामने एक ऐसा मुकदमा आया हुआ है, उस मुकदमे में न्यायालय के सामने दोनों पक्ष के वकील भी हैं, गवाहों की सीरीज भी है, डॉक्यूमेंट भी है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दोनों पक्षकारों के हैं। अब न्यायालय क्या करे? तो कहता है 134 साक्षियों की संख्या, केवल इतना ही बताता है। साक्षी मतलब गवाह। हाउ मेनी विटनेस फॉर सफिशिएंट ऑफ ए केस अकॉर्डिंग टू कोर्ट। तो कहता है कोर्ट की इच्छा है कितने साक्षी होने चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए। मतलब कोई संख्या निर्धारित नहीं है। दोनों पक्षकार अपनी तरफ से इन्फिनिटिव एक शब्द आता है, गवाहों की लिस्ट दे सकते हैं, उनको गुजारा जाए,
आपसे पूछा जाए। अर्थात दूसरी लाइन में हम कह सकते हैं कि गवाहों की सीरीज तब तक न्यायालय लेता रहेगा दोनों पक्षकारों से जब तक बेहतर एविडेंस उसको न्यायालय को न मिल जाए। जैसे ही बेहतर एविडेंस मिला, न्यायालय तुरंत गवाहों की लिस्ट बंद करके न्याय की तरफ चला जाएगा। 134 का संबंध अध्याय 9 से है और 135 का संबंध अध्याय 10 से है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं कि साक्षियों की संख्या से संबंधित सेक्शन नीचे लिखा रहेगा, आप दे देंगे, लेकिन जैसे ही वो पूछते हैं कि साक्षियों की संख्या का अध्याय कौन सा है, 9, 10, 11, 12, 8, तो आप वहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये अध्याय 9 है और बड़े सिंसियरली अगर कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो इनको कहीं लिख करके याद करिए। एविडेंस आपकी योग्यता पर आती है, हम तो मददगार हैं। यह अलग बात है कि प्रोसीजर में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है और प्रोसीजर को हम सोचते हैं कि लड़के को कुछ तो दे दिया जाए। प्रोसीजर कैसे इंटरकनेक्ट किया जाता है, प्रोसीजर का वैल्यू क्या है। लड़का एक दिन LLB पास हुआ, दूसरे दिन कोई एक दिन आया जज बन गया। LLB पास करना आसान है, जज करना तो रोज़ जज करना है, उसमें कठिन है। दो वकील मिल करके आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको अगर एविडेंस नहीं आती है तो आप जजमेंट इतना फास्ट नहीं दे सकते। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जो कमी यहाँ रह जाएगी उसको वहाँ रोज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एविडेंस को सीखने की प्रवृत्ति है। यह किसी के अभिशाप से अच्छा आ सकता है, किसी के पढ़ाने से कम आता है। बहर 134 केवल साक्षियों की संख्या बताता है, जबकि अध्याय 10 सेक्शन 135, 36, 37, 38, 135 कहता है साक्षियों के पेशीकरण और उनका क्रम, अर्थात जिन्होंने केस लाया है चाहे वो अभियोजन ही हैं, पहले उनके साक्ष्य लिए जाएंगे, उनके साक्षी लिए जाएंगे और उनके पेश करने का एक पहला अवसर दिया जाएगा, क्योंकि केस वो लाए हैं। परीक्षा का क्रम क्या होगा, उन्हीं से परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाएं कितने प्रकार की होंगी तो आगे चल करके आप देखेंगे। परीक्षाओं के 3 प्रकार हैं, तो परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, तो कोर्ट कहता है पहले से डिसाइड है, मुख्य परीक्षा, प्रथ परीक्षा और पुनर्परीक्षा। अगर एक व्यक्ति को परीक्षा दे दिया एक गवाह के बारे में तो वो उसका चीफ एग्जामिनेशन करेगा, दूसरा पक्षकार का वकील उसी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर स्थिति बचती है, डाउटफुल विटनेस है, तब तो प्रथम पक्षकार जिसने बुलाया है वो अपने पक्षकार की एग्जामिनेशन कोर्ट की अनुमति से करेगा, ऑटोमेटिक नहीं कर लेगा। अगर यह समझ नहीं पाया कि हमारा गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जिसका फ़ायदा हमारे द्वारा हमारे पक्षकार को नहीं मिल रहा है, या तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो उस गवाह को हटा दे, या तो कोर्ट से दरखास्त करके उनकी री एग्जामिनेशन कराए, या अगर नहीं समझ पाए टोटली साइलेंट रह गए, सो गए, उस समय कोर्ट उनके क्रॉस एग्जामिनेशन को मान लेगी। ऐसे मानेगी जैसे द्वितीय पक्षकार की तरफ से उन्होंने चीफ एग्जामिनेशन कर लिया, और चीफ एग्जामिनेशन ऐसा होगा जैसे उन्होंने री कर लिया, अर्थात जो गवाह आपकी तरफ आया था वो गवाह उनकी तरफ चला गया। परीक्षाओं का क्रम क्या होगा यह न्यायालय डिसाइड करेगी। पहले अवसर जिन्होंने केस लाया उनको देंगे, एक गवाह का सीरीज लिया जाएगा, एक का चीफ होगा, फिर इसका क्रॉस होगा, या एक तरफ के सारे गवाहों का चीफ हो जाए और वो सारे गवाहों का क्रॉस करें। नेक्स्ट डेट पर जो गवाह टूट जाता है उसका री एग्जामिनेशन करें। दूसरा है सेक्शन 136। 136 में कहता है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। जब केस लाने वाला व्यक्ति जो चीज़ें दे रहा है कि ये फैक्ट इन इशू है, तो उन्हीं से संबंधित साक्ष्य भी देगा। न्यायालय हमेशा अपेक्षा करेगा कि ऐसा साक्ष्य दिया गया है, वही साक्ष्य हमारे कोर्ट के लिए सफिशिएंट होगा। उसमें सेक्शन 3 और 4 लगेगा। यह प्रोसीजर है।
और यदि साबित करना कि किसी अन्य दस्तावेज से भी साबित किया जा सकता है, तो एक बार जिसने केस लाया उनकी तरफ से एविडेंस आएगी, दूसरी तरफ से कोर्ट दूसरे पक्षकार से एविडेंस लेगी। आगे बताऊंगा 137, 38 और 39